हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024 की सीरीज़। और इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो है इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के अंदर ये हमारा पार्ट 4 है। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिन्हें आई होप तो आप सभी ने देखा होगा। और अब पार्ट 4 के अंदर कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे जो कि आपके जनवरी टू जुलाई तक के एग्ज़ाम्स जो भी हुए हैं वहाँ पर जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। कई सारे क्वेश्चंस हो सकता है आपको रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिले, बट कई बार ऐसा होता है कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस 2-3 एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो अमेंडमेंट्स दिए गए हैं और किन चीज़ों से रिलेटेड ये अमेंडमेंट्स हैं आपको ये बताना है यहाँ पर। तो 52nd अमेंडमेंट, ये आपका 52nd अमेंडमेंट जो है ये रिलेटेड है विद द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल का यहाँ पर एडिशन होता है और उसके साथ में एंटी डिफेक्शन लॉ का भी इजाद यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है आपका कहाँ पर, प्रोहिबिशन ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट जो है ये आपका आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ में। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया गया था। और इसके साथ साथ पार्ट 9A और शेड्यूल 11, ठीक है, ये ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत थ्रू 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है कि ये कहता है कि भाई जो रिजर्वेशन है फॉर द एससी एंड एसटी का जो रिजर्वेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, फॉर एम्प्लॉयज़, बेसिकली एम्प्लॉयज़ के लिए इन प्रमोशन में। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के प्रमोशन में एससी एसटी का रिजर्वेशन भी यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा या प्रोटेक्ट किया जाएगा, नॉट प्रमोट, बेसिकली प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो उसके बारे में बात कही गई है। ये आपका हो गया रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी क्लासेस। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, वो ऐड करता है बेसिकली यहाँ पर। स्पेशली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक 11th आपकी जो थी फंडामेंटल ड्यूटी, वो ऐड ऑन करी जाती है यहाँ पर 86th अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपका मैच बनेगा 4-1-2-3 रहेगा। 4-1-2-3 दैट इज ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा। Following was the first propounded the concept of separation between politics and public administration। तो ये कॉन्सेप्ट जो है दिया था वुडरो विल्सन ने, दैट इज ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर है। कार्ल मार्क्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो इन्होंने मार्क्सिज्म का जो कॉन्सेप्ट है या थ्योरी है उसको डेवलप किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रिगार्ड टू द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द फॉलोइंग कमिटी टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी की क्रीमी लेयर को फाइंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित भारत सरकार ने कौन सी कमेटी का गठन किया है, यह पूछा गया है यहाँ पर। तो यह कमेटी थी रामनंदन कमेटी। रामनंदन कमेटी का गठन यहाँ पर 1993 में होता है, जो डिफाइन करेगी या फाइंड आउट करेगी कौन से लोग या कौन से पर्सन या कौन सी कम्युनिटी बेसिकली ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आती है। ठीक है, बीपी मंडल कमेटी जो है यहाँ पर ये आती है आपकी 1979 में। 1979 मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी इस टाइम पर। और ये सोशली और इकोनॉमिक, सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए ये कमीशन बना था। काका केलकर कमेटी या केलकर कमीशन, ये आपका 1953 में आता है। ठीक है, ये पहला ओबीसी के लिए पहला जो आयोग या बेसिकली कमेटी या कमीशन गठित हुआ था देश के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो ये था काका केलकर कमीशन। ठीक है, और ये बनता है बेसिकली प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, राष्ट्रपति इसके लिए एक ऑर्डर इशू करते हैं अंडर आर्टिकल 340 आर्टिकल के तहत यहाँ पर इशू करते हैं ऑर्डर कि भाई ओबीसी के लिए एक कमीशन का गठन किया जाए जो ओबीसी को फाइंड आउट करे और उनको उनकी प्रॉब्लम्स को और उनके उत्थान के लिए जो भी वर्क किए जा सकते हैं उनको देखे।
सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो एडिशन है भारतीय संविधान के अंतर्गत वो ऐड किया गया था। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। एंड ये कमेटी आती है 1976 के अंतर्गत, ठीक है। तो यस भी बता दिए, इफ़ इन केस इन कमिटीज़ को कभी क्रोनोलॉजी पे लगाना हो तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली इन स्टेट एक्शन, not on individual or a private entity, it is only on the state action। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 1 यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 6 टाइप के आपके राइट्स हैं, 6 राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं अगेंस्ट स्टेट एक्शन, वो हैं आपके और ये बेसिकली ये जो 6 राइट हैं वो अवेलेबल हैं ओनली टू द सिटीजन्स, ओनली टू सिटीजन जो भारत के नागरिक हैं या फिर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी है, स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर ऑफ कंपनी किसी को कह सकते हैं आप, ठीक है। तो वो 6 राइट ऐसे हैं कि जैसे 19A है ना, 19A है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ फिर लिखता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर 19A आता है, 19A में कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कही गई है यहाँ पर। B के अंदर कहा गया है कि आप जो है पीसफुली असेंबल कर हो सकते हैं, ठीक है, असेंबल हो सकते हैं पीसफुली विदाउट आर्म, बिना हथियारों के इकट्ठा होने का जो है वो अधिकार आपको दिया गया है 19B के तहत। C के तहत अधिकार है कि आप एसोसिएशन कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, एसोसिएशन, यूनियंस, ये सब चीज़ें आप फॉर्म कर सकते हैं। 4th है यहाँ पर आप फ्रीली मूव कर सकते हैं देश के किसी भी कोने में। अब फ्रीली मूव कर रहे हैं, देखिए जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन सभी राइट्स के साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। फ्रीली मूव का मतलब ये नहीं हो गया कि आप आर्मी के कंटोनमेंट एरिया या जो हमारा डिफेंस का एरिया है, स्पेसिफिकली न्यूक्लियर का एरिया है जहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद ई है आपका, किसी देश के किसी भी क्षेत्र में जाकर आप रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, ठीक है। और एफ क्यों नहीं, एफ आपका डिलीट हो चुका है, जी होगा फिर यहाँ पे। ये है कि फिर यहाँ पर आपका जी वाला है कि आप कोई सा भी प्रोफेशन आप क्या है चूज कर सकते हैं जिस भी फील्ड में आप काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19, ठीक। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि इम्पीचमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पर अब जब हम बात करते हैं इम्पीचमेंट की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है ना। तो नॉट ट्रू की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका देखिए, पहले तो हम सारा प्रोसेस आप देख लेते हैं। देखिए इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं तो ये शुरू होता है किसी भी हाउस, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में शुरू किया जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। तो पहला यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है, किसी भी हाउस में शुरू किया जा सकता है। और उस मोशन को वैलिडेट करने के लिए कि भाई वो जो भी मोशन आया है उसको वैलिडेट करने के लिए 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस जो है वो एक लेटर पर साइन करके स्पीकर को सौंपते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस जो मोशन है उसके लिए प्रेसिडेंट को 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि वो उस मोशन का या बेसिकली जो एलिगेशन उनके ऊपर लगा है तो उस एलिगेशन का वो जवाब दे सके। अब यहाँ पर जो है इसके बाद फिर देखिए, मान लीजिए सपोज वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, फॉर एन एग्जांपल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी के साथ वो पास होगा। और पास होने के बाद अब इफ इनकेस पास होता है, पास होने के बाद वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा जो भी चार्जेस लगे हैं उनको क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर दोबारा से वोटिंग होगी और राज्यसभा भी यहाँ पर आपको 2/3 मेजोरिटी के साथ में अगर जो वो बिल पास कर देता है तो प्रेसिडेंट फाइनली क्या कहे जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं उनके पद से, ठीक है। ये होता है कहानी। अब यहाँ पर जो देखिए इलेक्शन के टाइम पर जब हम इलेक्शन की बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो यहाँ पर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं कहाँ के, लोकसभा के प्लस राज्यसभा के प्लस जो आपके एमएलएज हैं, स्टेट एमएलएज, ठीक है, वो सभी लोग, यहाँ पर एक्सेप्शन होगा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे राज्यसभा के
लोकसभा के तो अब है ही नहीं, बट जब थे तभी भी वो लोग इंक्लूड नहीं थे, तो नॉमिनेटेड लोग नहीं होंगे इलेक्शन के टाइम पर, बट इम्पीचमेंट के प्रोसेस के टाइम पर यहाँ पर जो लोग इन्वॉल्व होंगे वो होंगे कि नॉमिनेटेड, देखिए यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा, ऑल मेंबर्स, ठीक है, मतलब सारे लोग बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सभी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे इंक्लूडिंग द नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो नॉट करेक्ट पूछा गया था, नॉट प्रोसेस पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस। तो नॉमिनेटेड प्रोसेस में देखिए इम्पीचमेंट के प्रोसेस में नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ये आपका गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, ओनली वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर जो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं राष्ट्रपति, तभी बेसिकली जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो एप्लीकेबल होता है उनके ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन दी थी, द फॉलोइंग राइट्स आर लिस्टेड इन आर्टिकल 21। तो देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो यहाँ पर मेंशन्ड है इन आर्टिकल 21 के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर जो, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्स में राइट टू प्रिवेसी, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू गो अब्रॉड, और राइट टू शेल्टर, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यहाँ पर आ गया, एंड राइट अगेंस्ट कस्टोडियल डेथ, इसके भी अगेंस्ट जो है वो सब। देखिए ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये सारे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत ऐड ऑन किए हैं, ठीक है। और इसमें साथ में आता है राइट अगेंस्ट डिले एक्सटेंशन एग्जीक्यूशन, और डॉक्टर असिस्टेंट भी यहाँ पर इंक्लूड रहेगा, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग के अगेंस्ट भी यहाँ पर राइट दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल एड, राइट टू राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहने का अधिकार जो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन डेफिनेटली आता है, प्रोटेक्शन ऑफ अंडर ट्रायल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया उनमें से कौन कौन सी चीज़ें, देखिए राइट टू प्राइवेसी हमारा सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका राइट टू रेपुटेशन भी इंक्लूडेड होगा, राइट टू रेपुटेशन। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन, दिस ऑल्सो इंक्लूड इन द आर्टिकल 21 थ्रू द सुप्रीम कोर्ट। राइट टू सिक्योरिटी इज नॉट कंसर्न इन दिस। राइट टू डॉक्टर असिस्टेंट, ये हमने अभी बात करी थी। तो ये 4 पॉइंट्स आपके रहेंगे, तो ए बी सी और ई रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, 4 स्टेटमेंट्स आपको बताना है। तो अमेंडमेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल 368 आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और अमेंडमेंट के अंदर लोकसभा एंड राज्यसभा का रोल रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, मेजर रोल, बट सम हाउ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसका रोल नहीं होता, बट वहाँ पर 50% कंसर्न कुछ केसेस में किया जाता है, बट नॉट ऑल द केसेस, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड और इनिशिएटेड आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल जो है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट में, ये करेक्ट है आपका। और कौन करेगा, आइदर मिनिस्टर करेंगे या फिर कोई एक प्राइवेट मेंबर कौन सा होता है, प्राइवेट मेंबर्स वो होते हैं जो एमपी तो हैं बट दे डोंट हैव एनी पोस्ट इन मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये चीज़ है। और आर्टिकल 368 और अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन और कई बार पूछ लेते हैं, पार्ट कौन सा है, पार्ट 20 है, पार्ट 20 भी आपको ध्यान रखना है। नो जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डेडलॉक, अगर जो डेडलॉक की कंडीशन लोकसभा और राज्यसभा के बीच में आती है तो यहाँ पर डेडलॉक की कंडीशन में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। और जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न जो है वो सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के अंतर्गत आता है, ऑर्डिनरी बिल, और ये आपका 108 अमेंडमेंट के तहत मैंशनड है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। प्रेसिडेंट शैल गिव हिज असेंट टू द बिल, आमतौर पे बेसिकली प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर उनके पास कैसा कोई खास अधिकार नहीं कि उसको रोक सके, होल्ड कर सके। जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है, मंजूरी देनी ही पड़ती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंट रिक्वायर्ड अमेंडमेंट एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए सम पार्ट्स में ज़रूरत होती है बट नॉट ऑल द पार्ट या एनी पार्ट, ठीक है।
तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो गलत हो जाएगा। डी, ए बी सी करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन ऑप्शन ए ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके दीज आर द आर्टिकल्स, और कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है आपको ये बताना है डायरेक्टली। जस्टिस एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीव, तो ये आपका रिलेटेड है आर्टिकल 42 के साथ में। secure a social order which stands for the welfare of the people, this related with the article 38. Protection of environment and safeguard of forest and wildlife, this is related with the article 48A. Organization of पंचायत, विलेज पंचायत, ये आपका आर्टिकल 40 के अंदर आता है। तो आप यहाँ पर मैच करेंगे तो आपका मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नहीं एक सेकेंड, ए का 2 है ना, 2 4, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो, सॉरी ऑप्शन 2 हो जाएगा, नॉट बी, ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। देखिए स्पैन ऑफ कंट्रोल का ना एक और वर्ड यूज किया जाता है कई बार, इसे कहा जाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी ये टर्म कई बार यूज किया जाता है। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट जो रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली टू द मैनेजर और लीडर, जो इफेक्ट करता है काम करने में। बेसिकली सिंपली आप ये समझ लीजिए कि एक पॉलिटी के टर्म में हम बात करें तो एक सीएम है, सीएम के नीचे एक डिप्टी सीएम होंगे, डिप्टी सीएम भी है मान लो, कहीं है कहीं नहीं है, डिफरेंट थिंग्स है। उसके अंदर डिफरेंट मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर्स के अंदर हर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरीज के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ जो पोस्ट है, बेसिकली यहाँ पर डीएम्स हैं, डीएम कह लीजिए, सेक्रेटरीज हैं, फिर डीएम है, फिर यहाँ पर एसडीएम्स हैं, और फिर अलग अलग विभाग के डिफरेंट लोग हैं। तो ये जो व्यक्ति है ये कितने नंबर ऑफ पीपल्स को रिपोर्ट कर रहा है एक तरीके से डायरेक्टली, है ना। तो ये डायरेक्टली रिपोर्टिंग जो है, ये नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट यूनिट जो है उसके नीचे और उसके कंट्रोल में जो लोग आ रहे हैं, उसको यहाँ पर कहा जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, कितने लोगों का कंट्रोल है। सिंपली आप इसको एक और टर्म से समझ सकते हैं, कंफ्यूजन अगर जो हो रही है तो आप ये लीजिए, एक होता है कमिश्नर, शहर के अंदर कमिश्नर का पद होता है, कमिश्नर के नीचे आपके डिप्टी कमिश्नर होंगे डीसी, देन आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे एसएचओ होंगे, देन इंस्पेक्टर्स होंगे बहुत सारे लोग, फिर एसआई होंगे, फिर एएसआई होंगे, फिर बहुत सारे कांस्टेबल्स होंगे, हेड कांस्टेबल, ये सब चीज़ें होंगी। तो आप देख सकते हैं कि किसके कंट्रोल में, मतलब बेसिकली अगर जो इसकी बात करूं तो इसको रिपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं, इसको रिपोर्ट करने वाले ये सारे लोग हैं। बेसिकली जनरली तो ये करता है, बट इनमें से कोई भी कर सकता है, बट इसके कंट्रोल में ये सारे लोग आ रहे हैं, कमिश्नर के कंट्रोल में पूरा एरिया आ रहा है। तो इस तरीके से का जो फ्लो चार्ट होता है या क्रोनोलॉजी होती है, उसे स्पैन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट और द यूनिट ऑफ वर्क दैट एन ऑफिसर कैन पर्सनली डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरवाइज, वो होता है आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पर दो टाइप का स्पैन ऑफ कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। एक होता है नैरो, ठीक है, नैरो का मतलब यहाँ पर होता है कि सबऑर्डिनेट जो है, सबऑर्डिनेट्स वो क्या है, कम है, लेस इन नंबर्स है, नंबर्स। ठीक है, अब मान लीजिए जब हमने बात किया था तो जो एसआई है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, उसके नीचे कौन है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। तो इसके जो नीचे के लोग हैं काम करने वाले, इसके पद के नीचे काम करने वाले लोग, उनकी संख्या क्या है, कम है, तो उसे कहते हैं नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक होता है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, वाइड, सॉरी WIDE, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइड में मतलब क्या हो गया, सबऑर्डिनेट जो है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, मोर होंगे इन नंबर्स। जैसे कमिश्नर है, कमिश्नर का पद है, उसके नीचे जो काम करने वाले लोगों की संख्या है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। क्लियर, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विद रेफरेंस टू द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए जुडिशियल रिव्यू जो है ये थ्रू कुछ आर्टिकल्स के तहत जुडिशियल रिव्यू की जाती है, बेसिकली न्यायिक समीक्षा हम हिंदी में कहते हैं। तो इसके लिए आर्टिकल 13, 32, 136, 142 एंड 226 आर्टिकल्स आपके यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला कुछ स्टेटमेंट है, राइट ऑफ अ जुडिशरी टू एडवाइज अ प्रेसिडेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। जुडिशरी का ये अधिकार है कि भाई, अधिकार नहीं है भाई, जब प्रेसिडेंट मांगेंगे तब दोगे ना उनको,
भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे अगर जो प्रेसिडेंट एडवाइस मांगेंगे जुडिशरी की तब वो देंगे, राइट नहीं है ये उनका, है ना, जिससे भी मांगे। तो ये तो मेरे ख्याल से गलत होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर। विधानसभा या ये आपकी लोकसभा या पार्लियामेंट जो भी है, इसने जो भी बिल पास किया है, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे अगर जो कोई प्रश्न चिन्ह है तो उसको रेक्टिफाई करने का काम, अगर जो वो संवैधानिक दायरे में नहीं आता तो उसको खारिज करने का काम ये आपका जुडिशियल रिव्यू के तहत आता है, बेसिकली जुडिशरी पावर के अंतर्गत आता है। ठीक है। राइट ऑफ पार्लियामेंट टू आस्क द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन। भाई पार्लियामेंट का ये अधिकार कोई नहीं है कि भाई जुडिशरी को कहे कि भैया अपने जजमेंट को जरा दोबारा चेक करो। भाई अगर जो ऐसा हुआ तो फिर पार्लियामेंट सुपीरियर हो जाती है, तो यहाँ पर सुपीरियरिटी की कोई बात नहीं है। राइट ऑफ द जुडिशरी टू स्क्वैश द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इफ अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए 1973 में ना केशवानंद भारती केस हुआ था एक, ठीक है, केशवानंद भारती केस। ये केस ऐसा था जिसने एक टर्म को कॉइन किया जिसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ना एक ऐसी चीज़ आ गई, एक ऐसी पावर आ गई कि भाई अगर जो सरकार, कोई भी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ करती है जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भैया ये गड़बड़ है ना, तो उसको वो डायरेक्टली कह देती है कि भैया दिस इज हार्मिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस चीज़ को क्या कर देती है, खारिज कर देती है, ठीक है, स्क्वैश कर देती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी करेक्ट है, बी एंड डी करेक्ट है। बी एंड डी दैट मीन्स ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके, विद रेफरेंस टू द सिटीजन। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन हो गया एक तरीके का, कि पिछले दूसरे तीसरे वीडियो में मैंने कहीं डाला था, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन है, करंट अफेयर में था, पॉलिटी का हिस्सा है, तो कई बार पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 के तहत जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन से वो लोग हैं जो भारत में नागरिकता का अधिकार रखते हैं और जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं। वो हैं सिख, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। मुस्लिम्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। ए बी सी रहेगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल इन द पार्लियामेंट। ठीक है। अब देखिए 109 आर्टिकल जो है वो क्या करता है कि ये स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल को के बारे में बात करता है। अब मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कहाँ नहीं हो सकता, ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। ठीक है। और राज्यसभा इसको अप्रूव कर सकती है, ठीक है, या सजेशन दे सकते हैं, कुछ सजेशन दे सकते हैं कि भाई कुछ चेंजेस करना चाहो तो कर लो आप, ठीक है, ये वाले सजेशन से कुछ चीज करना चाहो तो कुछ कर लो, बट रिजेक्ट नहीं कर सकती। रिजेक्शन का इसके पास अधिकार नहीं है। ठीक है। तो इट डज नॉट हैव राइट टू रिजेक्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहला तो स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब हम राज्यसभा की बात करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल, सजेस्ट द चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट, ये भी करेक्ट है आपका। अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। ये लोकसभा के ऊपर है भाई, कि वो लेना चाहे, एक्सेप्ट करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे, ये तो लोकसभा के ऊपर है भाई, उसका कोई मैंडेटरी कंडीशन यहाँ पर नहीं एप्लीकेबल है। तो ए बी सी 1 2 3 दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, एज पर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील। ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। और ये चीज़ें आपको, ये तीनों वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल 368 के क्लॉज 1 के अंदर, ये तीनों वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 1 2 3 दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा आर्टिकल 71 है, सॉरी अमेंडमेंट 71 है 1992 का, इसके अंतर्गत 8 शेड्यूल के अंदर कुछ चीज़ें ऐड की गई थी। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 71 की बात कर लेते हैं। चलो तो यहाँ पर 71 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 लैंग्वेजेस को ऐड ऑन किया गया था। और यहाँ पर जो लैंग्वेजेस थी उनकी संख्या हमारी कब बढ़ गई थी, 18 हो गई थी। इनिशियली 14 थी, फिर बाद में यहाँ 18 हुई है। ठीक है। अब इसके बाद एक और अमेंडमेंट होता है 92nd अमेंडमेंट, जिसके अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 2003 में होता है अमेंडमेंट। ठीक है। तो इसके तहत ये तीनों भाषाएं जो है बाद में ऐड ऑन करी गई थी। ठीक है।
और एक लैंग्वेज है सिंधी, सिंधी ऐड की गई थी, सिंधी लैंग्वेज। ये आपका 21st अमेंडमेंट में जो 1967 में हुआ था उसमें ऐड करी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, 3 अमेंडमेंट हुई लैंग्वेजेस के रिलेटेड, जिससे 21 लैंग्वेज हमारी टोटल हो जा रही है। तो 1 2 3 दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बट यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देश के अंदर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा भी दिया गया है। क्लासिकल लैंग्वेजेस 6 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो क्लासिकल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। उनमें से है आपकी एक तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़ीसा। ठीक, उड़िया, नॉट उड़ीसा, दैट इज उड़िया। तो ये 6 लैंग्वेजेस आर कॉल्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, जो कि हमारे संविधान में मेंशन्ड है, आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, कहाँ गया, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डीलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो अब तक 4 डीलिमिटेशन कमीशन गठित हो चुके हैं। कब कब हुए हैं? 1952, आपको ध्यान रखना है, 1963 में, 1973 के अंदर और 2002 के अंदर। ये 4 बार अभी तक डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। डीलिमिटेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ये होता है फिक्स कर देना लिमिट्स को, फिक्स कर देना लिमिट्स को, या फिर बेसिकली बाउंड्रीज को, कि एक पर्टिकुलर किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, ये 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, यहाँ पर इतनी 10 लाख की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर एक एमपी की सीट होगी। ठीक है, ये 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया है, यहाँ पर 10 लाख की पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर एक एमपी की सीट होगी। तो मतलब ये पॉपुलेशन के बेसिस पे नंबर ऑफ सीट्स को डिवाइड करने का काम जो है वो डीलिमिटेशन कमीशन करती है, विद द ज्योग्राफिकल एरिया एंड द पॉपुलेशन। मेन कंसर्न यहाँ पर आपका क्या रहता है? पॉपुलेशन का साइज जरूर रहता है। ठीक है, ये थोड़ा इसको छोटा करते हैं पहले, तो ये बड़ा हो रखा है। ओके, चलिए, हाँ, यहाँ पर बात करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC was established by the North Eastern Council Act 1971, और इसे अमेंड किया गया था 2002 के अंदर। काउंसिल के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होंगे? ठीक है, अब देखिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात करते हैं तो यहाँ पर 8 स्टेट्स यहाँ पर इंक्लूड है। असम है, असम, अरुणाचल प्रदेश, आपका मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड सिक्किम। ठीक है, 7 सिस्टर्स ये हो गई, और ये हमारा सिक्किम भी साथ में इंक्लूड होता है। चिकन नेक कहते हैं यहाँ पर, ये लगभग 22 किलोमीटर के आसपास का एक स्ट्रेच है जो नॉर्थ ईस्ट को मेन लैंड ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करता है। ठीक, इसके अंदर इंक्लूडेड कौन कौन होते हैं? गवर्नर्स होंगे, जो उस स्टेट के गवर्नर्स हैं, CM होंगे, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, और 3 मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्हें नॉमिनेट किया जाएगा, किसके द्वारा? मेंबर्स जो नॉमिनेट होंगे किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर, वो यहाँ पर कौन होंगे? चेयरपर्सन होंगे। और यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं या उपाध्यक्ष, वो जो भी CM होंगे कंसर्न स्टेट के, बाय रोटेशन 1 ईयर के लिए रहते हैं, 1 साल रहेंगे, फिर चेंज हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, तो उनको यहाँ पर एक्स ऑफिशियो वाइस चेयरमैन रखा जाता है, वो उन पोस्ट पर होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन पर। गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट ये रहेंगे, CM रहेंगे, 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट रहेंगे, और यूनियन होम मिनिस्टर भी यहाँ पर रहेंगे। तो 1 2 3 4 चारों हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट हैज प्लेस द राइट टू प्राइवेसी? राइट टू प्राइवेसी आता है अंडर आर्टिकल 21 के तहत। अभी हमने एक क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में ही बात करी है। आर्टिकल 15 जो है ये आपका बात करता है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों को लेकर। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, सबको मिलनी चाहिए। आर्टिकल 19 जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में यहाँ पर बात करता है। ठीक है, सो आर्टिकल क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट? ओके, तो देखिए यूनियन लिस्ट के अंदर देखिए 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के अंदर मैं बात करूं अगर जो, तो इसके अंदर इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्लूडेड है,
इंटर स्टेट माइग्रेशन इंक्लूडेड है, इंटर स्टेट क्या कहते हैं इसे, क्वारंटाइन इंक्लूडेड है, क्वारंटाइन, और इंटर स्टेट नहीं, ये कॉरपोरेशन टैक्सेस ये भी इंक्लूडेड रहते हैं। प्लस इसके अलावा जो अदर डिफेंस सर्विसेज या पोस्ट ऑफिस, फॉरेन मिनिस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें आपको यूनियन लिस्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। बट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इंटर स्टेट ट्रेड जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये स्टेट लिस्ट नहीं है, ये यूनियन का लिस्ट है। माइग्रेशन भी यूनियन का लिस्ट है, ये भी गलत है। क्वारंटाइन ये आपका यूनियन के लिस्ट के अंदर आता है, बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने बात करी। कॉर्पोरेशन टेस्ट भी आपका जो है यूनियन लिस्ट में आता है, ना कि स्टेट लिस्ट में। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है ये। आर्टिकल्स पावर की बात कर लेते, चलिए इमरजेंसी प्रोविजंस जो है आपका पार्ट 18 के अंदर मेंशन्ड है, और आर्टिकल 352 से लेके 360 ये 3 है। 352 में आपका नेशनल इमरजेंसी है, 56 में आपका प्रेसिडेंशियल रूल है, 60 के अंदर आपका आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन द पार्ट, अमेंडमेंट से रिलेटेड अभी हमने क्वेश्चन में भी किया था कि पार्ट 20 यहाँ पर इंक्लूड रहेगा। 368 नंबर आर्टिकल, 368 आर्टिकल 1 2 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। एथिक्स कमिटी, अब एथिक्स कमिटी बेसिकली एक एडॉक कमिटी है, 1 साल के लिए बनती है, और उसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, बेसिकली 15 मेंबर्स होते हैं, वो मोस्टली सारे लोकसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, और इसे अपॉइंट कौन करता है, कौन करेगा भाई, स्पीकर ऑफ द लोकसभा करेगा, स्पीकर ऑफ द हाउस, है ना। तो ये बेसिकली अपॉइंट की गई थी या बनाई गई थी कि इन्वेस्टिगेट करना है कैश फॉर क्वेरी के लिए, कैश फॉर क्वेरी के लिए, कैश फॉर क्वेरी एलिगेशंस, ये आरोप लगे थे बीच में एमपीज के ऊपर, ठीक है, कि वो पैसे ले रहे हैं किस चीज़ के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए, पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछने के लिए वो बाहर से आउटसोर्सिंग से फंड आ रहा है उनको, इस चीज़ की जांच करने के लिए ये एडॉक कमेटी बनी थी, और जिसका नाम था एथिक्स कमेटी। ठीक है, तो इनिशिएट कर सकते हैं, इट वॉज इनिशिएटेड एट एडॉक कमेटी, बिल्कुल सही। ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा कैन कंप्लेन रिलेटेड द अनएथिकल कंडक्ट ऑफ द लोकसभा मेंबर्स, बिल्कुल ये भी आपका क्या है, ये देखो ओनली लोकसभा के मेंबर नहीं, ये कोई भी मेंबर, एनीवन, मतलब आप अगर जो एक आम नागरिक हो तो आप भी कंप्लेन कर सकते हो कि भाई इस फलाना व्यक्ति ने, मिस्टर ए ने या मिस्टर बी ने क्वेश्चन पूछने के लिए फलाना व्यक्ति से पैसे लिए हैं, यू हैव टू सबमिट योर एविडेंसेस टू द पार्लियामेंट और देयर प्रोसीजर वट एवर इज दैट। तो यहाँ पर ये गलत है, ओनली लोकसभा मेंबर नहीं। ठीक है, द कमेटी कैन नॉट टेक अप मैटर ऑफ सब जुडिशियल, तो जो भी न्यायिक प्रक्रिया से होकर जाने वाली चीज़ें हैं उनको यहाँ पर कमेटी नहीं छेड़ती। भाई जिसके में अगर जो सिद्ध हो जाता है उसको सज़ा होनी है या कोई बहुत बड़ा एलिगेशन है, तो जो अगर जो कोर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है तो उसको यहाँ पर कमेटी टच नहीं करती। 1 और 3 करेक्ट है, 1 और 3 दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतने क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। ठीक है, आई होप सो एंजॉय किया होगा आपने, है ना। तो कोशिश करता हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड आजू बाजू की सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बॉस। ठीक है, और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, आज नहीं तो कल 1-2 दिन में अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।